हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ कीर्ति। हम पढ़ेंगे आपका चैप्टर 10 ज्योग्राफी की, जो हमारी एनसीईआरटी सीरीज चल रही है। तो देखिए, इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है संसाधन। तो देखिए, संसाधन क्या होता है। संसाधन जो होता है वो होता है कि किसी भी पदार्थ को उसकी उपयोगिता के आधार पर संसाधन मानते हैं। मानव भी एक संसाधन है। इवन मिट्टी से लेकर और एक चींटी तक, ये सारी चीज़ें क्या है, संसाधन है। ठीक, तो देखिए संसाधनों का वर्गीकरण देखते हैं। पहला देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर देखिए, आपके जो संसाधन होते हैं वो टू टाइप के होते हैं। एक होते हैं आपके जैव संसाधन और दूसरे होते हैं आपके अजैव संसाधन। जैव संसाधनों में आपके आते हैं जीवित पशु, जानवर, जिसे आप जीव बोलते हो नॉर्मली, वो आपका जैव संसाधन है। ठीक, अजैव में आपका आता है स्थल, वायु, जल, मृदा, ईटीसी। ये सारा क्या है, आपका अजैव संसाधन होते हैं। फिर देखते हैं जो आपका संसाधन है वो संभाव्यता के आधार पर। संभाव्यता मतलब संभावना के आधार पर। ठीक, या आपका जो है कैसे जो है संभाव्यता हो सकती है इनकी। ठीक, तो इनको देखिए किस में बांटते हैं। इसको आप विकास के स्तर पे भी कह सकते हो। क्या, विकास के स्तर के लिए भी आप कह सकते हो, विकास के स्तर के आधार पर। ठीक, तो देखिए विकास के स्तर पर आधार पे होते हैं ये। जैसे एक होता है आपका संभावी, दूसरा होता है आपका विकसित और तीसरा होता है आपका संचित। तो देखिए संभावी जो होते हैं आपके, ये वो संसाधन है जिनमें संभावनाएं प्राप्त की जाती हैं। जैसे भारत के जो हिंद महासागर है, वहाँ पे मैंगनीज की बहुत ज़्यादा क्या है, खान है। हिंद महासागर के अंदर आपको पता है मैंगनीज नॉर्मली समुद्र के अंदर मिलता है, तो वो संभावी हो गया। अरुणाचल प्रदेश, असम में सैल गैस के बहुत बड़े बड़े भंडार पाए गए, तो वो संभावी हो गया। अभी हमने उनको निकाला नहीं है। ठीक, विकसित संसाधन वो जिनका हमने यूज कर लिया है। जैसे राजस्थान में सौर ऊर्जा के बहुत बड़े वो हैं, क्या संभावना है वहाँ की, लेकिन तो हमने उसको विकसित भी कर लिया है। आपको पता है विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ है, राजस्थान में ही लगा है। जहाँ पे भी हमें जल, जैसे शरावती नदी या कोई और वाटरफॉल देखते हैं, वहाँ पे अगर बन सकती है हमारी जल ऊर्जा, तो हमने वहाँ पे जल ऊर्जा बना ली है, तो वो हमारी विकसित में आती है। संचित में आती है कि जो हमने फ्यूचर के लिए जो है सेव करके रख रखी है। जैसे आपने देखा होगा भारत के पास सिर्फ 3 हफ्तों का पेट्रोल बचा है, तो ये क्या हमारा संचित हुआ एक तरह से। ठीक, तो उनको कहते हैं हम संचित संसाधन। और भी है, जैसे संभावी में हम और ऐड कर सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है हमारा, एक H2O मिलकर जो है जल बनाते हैं। ठीक, हाइड्रोजन उसमें से आधा पार्ट तो एनर्जी बना सकता है, लेकिन हमारे पास ऐसी टेक्निक्स नहीं है कि हम हाइड्रोजन को डायरेक्ट ऊर्जा में बदलना सीख लें, तो उसको हम संभावी में रख सकते हैं। ठीक, संचित में देखिए और आपका हो सकता है क्या, जो आपने पेड़ पौधे बचा के रख रखे हैं उसको आप संचित कह सकते हो, कि अब इन्हें निकालेंगे आने वाली पीढ़ी के लिए। ठीक, जो आरक्षित वन करते हैं वो इसके अंदर आप रख सकते हो। तीसरा है समाप्यता के आधार पर। समाप्यता के आधार पर देखिए आपके टू टाइप के होते हैं। एक होता है आपका नवीकरणीय और दूसरा होता है आपका अनवीकरणीय। नवीकरणीय आपके संसाधन वो जो समाप्त नहीं हो सकते। ठीक, आप उनका वो जल चक्र में चलते रहते हैं, एक तरह से चक्र में चलते रहते हैं। जैसे आपका नवीकरणीय संसाधन, क्या जल भी आप एक इसमें रख सकते हो नवीकरणीय संसाधन में, लेकिन वो बात अलग है, हमने इसको प्रदूषित बहुत ज़्यादा कर दिया है। ठीक, वायु आपकी नवीकरणीय संसाधन है। जैसे सौर ऊर्जा भी आपका नवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि पवन ऊर्जा है। ऐसी बहुत सारी जो है आपके नवीकरणीय संसाधन है।
अनवीकरणीय में क्या होगा, जैसे एक बार जो खत्म हो गए फिर उन्हें दोबारा पाने में बहुत मिलियन वर्ष लग जाएंगे और मनुष्य के पास भी इतना वक्त नहीं होता। ठीक, तो क्या है, जैसे पेट्रोल अगर एक बार खत्म हो गया तो क्या होगा, नहीं हम इसको दोबारा प्राप्त कर सकते। कोयला, गैस, ये कैसी है, इसको बनने में ही बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, हजारों मिलियन वर्षों के बाद ये बनती है। ठीक, तो क्या है, अगर ये खत्म हो गई तो हम इनको नहीं पा सकते, इसलिए इसको बोलते हैं अनवीकरणीय संसाधन। फिर 4 है आपका स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर देखिए, आपको इनको 3-4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एक होता है आपका निजी, दूसरा होता है आपका सामुदायिक, ठीक, इसको आप सार्वजनिक भी बोल सकते हो या सार्वजनिक। तीसरा होता है आपका संयुक्त, और चौथा होता है आपका राष्ट्रीय, और पांचवा होता है आपका अंतरराष्ट्रीय। देखिए निजी जैसे नाम से ही पता चल रहा है, किसी प्राइवेट इंसान की, किसी इंडिविजुअल पर्सन की अगर कोई, या किसी संस्था की कोई ऑर्गेनाइजेशन है या कोई उसका जैसे उद्योग है या कोई जमीन है तो वो उसको कहते हैं निजी संसाधन। जैसे रियो जो रिलायंस है या जियो है, ये किसकी है, अंबानी ग्रुप की है। ठीक, तो इसको क्या है, आप अंबानी ग्रुप की है क्या, रिलायंस जियो, क्या ये क्या हो गई निजी, मतलब किसी इंडिविजुअल पर्सन की या किसी समूह की है। ठीक, उसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। ठीक, सामुदायिक या सार्वजनिक क्या होती है, जो आपकी गवर्नमेंट की होती है, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल, या समाज के लोगों का इस पे हक होता है, ये सबके लिए होती है। आप जानते हैं जैसे भारतीय रेलवे, आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। भारतीय रेल क्या है, सार्वजनिक जो है आपकी है उपक्रम है, सार्वजनिक उपक्रम किसकी है, गवर्नमेंट की है पूरी तरह। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी गवर्नमेंट के होते हैं। जो चरागा देखते हैं आप, वो किसी के होते हैं, समुदाय के होते हैं, मतलब उन्हें सब लोग यूज कर सकते हैं। ठीक, फिर आता इसका एक एग्जाम्पल पब्लिक टॉयलेट भी हो सकता है। जिस तरह के आपको एग्जाम्पल दिखे जो भी समाज यूज करता है उनको, वो आपके हो सकते हैं। फिर आता है आपका संयुक्त। संयुक्त देखिए नाम से ही पता चल रहा है, इसमें कुछ हिस्सेदारी तो होती है जो है आपकी गवर्नमेंट की, और कुछ हिस्सेदारी होती है निजी लोगों की या निजी लोगों के समूह की। तो जैसे पीएसयू जितनी भी है आपकी, क्या होता है, पब्लिक सेक्टर यूनिट, इसका फुल फॉर्म होता है। पीएसयू में क्या होता है, देखिए 51% शेयर किसके होते हैं, गवर्नमेंट के होते हैं, प्लस 49% शेयर किसके होते हैं, प्राइवेट होते हैं, किसी पर्सन की भी हो सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट अपनी हिस्सेदारी बेचती है ना, आप कहते हो कि इक्विटी जो है गवर्नमेंट की इसमें इतनी है, इक्विटी मतलब हिस्सेदारी, तो गवर्नमेंट अपनी हिस्सेदारी बेचती है। इक्विटी जो वर्ड है वो इकोनॉमिक्स का है। ठीक, आप देखते होंगे इक्विटी तो हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वही है कि किसकी कितनी इक्विटी, मतलब कौन कितना हिस्सेदार है। तो पीएसयू जो है संयुक्त उपक्रम होता है, 49% इसमें प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं और 51% इसमें गवर्नमेंट की हिस्सेदारी होती है, उसको पीएसयू बोलते हैं। ठीक, फिर आता है आपका राष्ट्रीय। राष्ट्रीय संपदा में देखिए आपका भारतीय रेल भी राष्ट्रीय संपत्ति हो सकती है। क्यों, क्योंकि सरकार की है। ठीक, वन, वन देखिए जो राज्य का जिन पे अधिपत्य होता है या सरकार का जिन पे पूरी तरह अधिपत्य होता है, जैसे आपका इसरो। ठीक, राष्ट्रीय है ये क्यों, क्योंकि इस पे जो पूरी तरह इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में होता है, इंडियन गवर्नमेंट इसको बजट अलॉट करती है। और भी ऐसी संस्थाएं जो वर्क करती हैं गवर्नमेंट के लिए, ठीक, वो राष्ट्रीय होती हैं। एक तरह से कह सकते हो कि देखिए समुद्री मील का जो 200 मील होता है, समुद्र से आगे 200 मील तक, ये राष्ट्रीय संपत्ति मानी जाती है। मतलब यहाँ पे जो भी पाया जाएगा, जैसे हमारी जो समुद्र सीमा है भारत की, जैसे ये भारत की समुद्र सीमा है, तो समुद्र सीमा से 200 मील तक जो भी वस्तु पाई जाएगी हिंद महासागर में, उस पर किसका आधिपत्य होगा, हमारी गवर्नमेंट का हो। ठीक, 200 मील से आगे, 200 मील से आगे जो भी वस्तु पाई जाएगी उस पर किसी का हक नहीं होगा, वो इंटरनेशनल चीज हो जाती है। ठीक, वो क्या हो जाती है, इंटरनेशनल, तो उसको बोलते हैं कि आपकी अंतरराष्ट्रीय संपत्ति। अब देखो अंतरराष्ट्रीय धरोहर है हमारी, बहुत सारी ऐसी धरोहर है, जैसे ताजमहल क्या है,
अब उसका टैग है ना कि वो इंटरनेशनल जो है धरोहर है, ठीक, विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। इसका मतलब क्या है कि उसको सेव करने के लिए, उसको संरक्षित करने के लिए इंटरनेशनल जो है लोगों, जो एक अथॉरिटी है वो भी पैसा देती है, ठीक। तो इसका मतलब क्या है, वो अंतर्राष्ट्रीय धरोहर आपकी है। और इस तरह की जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, समुद्र के 200 मील से आगे तक जितना भी समुद्र में स्पेस है वो किसका है, सबका है, तो वो इंटरनेशनल है। तो ये थे आपके संसाधनों का वर्गीकरण। अब देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक। देखिए फिर आता है आपका 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। कहाँ हुआ था, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो सिटी में, शहर में। ये क्यों हुआ था, जब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं, जब पूरे लोगों ने देखा जो है, एक विश्व समुदाय की जो है नज़र इस तरफ पड़ी कि हमने पर्यावरण का इतना दोहन कर लिया है कि वो बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो रहा है। तो क्या हुआ, जो अथॉरिटी थी, बहुत सारे लोग यहाँ पे मिले, ठीक, इंटरनेशनल, उन्होंने एक वो की कि वकालत की किसकी, पर्यावरण संरक्षण की, कि अब हम अपने हित तो देखेंगे, सामाजिक सांस्कृतिक जितने भी हमारे हित होंगे, आर्थिक हित, लेकिन वो पर्यावरण संरक्षण के दायरे के अंदर होंगे। तो उसी में क्या हो गया, 1992 में पृथ्वी सम्मेलन मनाया गया था, ठीक। उसके बाद इसी में एक आया था कि 21वीं शताब्दी में एजेंडा 21। ये क्या होता है, 21 जो वो होती हैं, एक तरह से गाइडलाइंस होती हैं, उनका पालन किया जाता है। अगर आपने इनका पालन कर लिया तो उसमें क्या होगा कि आप जो है अच्छे उसकी सिटी में या कंट्री में शामिल हो जाते हैं, जो पर्यावरण संरक्षण भी करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, संसाधन नियोजन। संसाधन नियोजन देखिए क्या होता है, जैसे हम जानते हैं, जैसे संसाधन नियोजन कैसे किया जाएगा। सपोज दैट इंडिया है, आप जानते हैं कितनी भौतिक विविधता वाला देश है। कहीं पे अगर रेत पाया जाता है तो कहीं पे हिम पाया जाता है, कहीं पे अगर तट पाया जाता है तो कहीं पे मैदान पाए जाते हैं। तो क्या कर सकते हैं हम संसाधन नियोजन के लिए भारत के परिप्रेक्ष्य में, कि हम क्या करें कि एक सूची बनाए कि कहाँ पे क्या क्या संसाधन पाया जा सकता है, जाता है, कहाँ पे क्या क्या विकास किया जा सकता है। हम उसी के अनुरूप क्या करें, एक प्लानिंग बनाए और उसको क्या करें, फॉलो करना है। तो इससे हमारा देश भी विकसित हो सकता है। जैसे हम देखते हैं कि जो हिमालय राज्य हैं, पर्यटन की सुविधा वहाँ पे बहुत है, पर्यटन वहाँ पे बहुत होता है। तटीय राज्य है, जैसे आप ब्लू फ्लैग मिलता है बीच को, वो क्यों मिलता है, आप एक वर्ड याद रखिए, ब्लू फ्लैग। ब्लू फ्लैग किसे मिलता है, ये बीच को मिलता है। मतलब ब्लू फ्लैग मिलने वाला बीच मतलब क्या है, वो सुंदर, दुनिया का स्वच्छतम बीच है। तो सोचिए अगर हमें ऐसे तट को, और अगर हमें ब्लू फ्लैग मिल जाए तो क्या है, जो इंटरनेशनल पर्यटन होते हैं, राष्ट्रीय जो वो होते हैं आपके पर्यटक होते हैं, वो आकर्षित होंगे। तो जहाँ पे पर्यटक को बढ़ावा दिया जाए, वहाँ पर्यटक, जहाँ मछली पालन हो सकता है, ब्लू इकोनॉमी, तटीय राज्यों में वहाँ ब्लू इकोनॉमी को अपनाया जाए। कृषि वानिकी को प्रोत्साहित करना चाहिए कृषि के साथ साथ। इससे क्या है, किसानों की आय सुधरेगी। ऐसे बहुत सारे जो है तरीके हो सकते हैं जिनसे किसानों की आय भी सुधर सकती है और हमारा संसाधनों का नियोजन भी हो सकता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका संसाधन संरक्षण। देखिए अभी हमने पढ़ा था कि संसाधन जो है क्यों जरूरी है। तो देखिए संसाधन जो संरक्षण है, इसकी वैसे तो बहुत बार वकालत हो चुकी है, लेकिन 1974 में इसकी एक बुक आई थी, ठीक, उसका नाम था स्मॉल इज ब्यूटीफुल। स्मॉल इज ब्यूटीफुल। इस बुक के अंदर क्या था, देखिए इकोनॉमी से रिलेटेड ये बुक थी। इस बुक के अंदर मेनली गांधी जी की छवि ही झलकती थी। गांधी जी कभी भी बहुत ज़्यादा हैवी इंडस्ट्रीज होती है उसको बढ़ावा नहीं देना चाहते थे। उनका मतलब है कि जो छोटे छोटे लोग हैं, जो समुदाय मिलकर अगर कोई काम करे, कुटीर उद्योग करे, तो उससे संसाधनों का संरक्षण होगा। क्यों, क्योंकि वो सिर्फ उतना ही यूज़ करेंगे। जैसे जैसे हमारे पास हैवी इंडस्ट्री हो जाएगी, वैसे वैसे क्या होगा, हमारे पास संसाधनों का अति दोहन शुरू हो जाएगा। तो गांधी जी इसीलिए इस बुक में इसी चीज़ को दर्शाया गया है स्मॉल इज ब्यूटीफुल में, कि जो स्मॉल होता है वो खूबसूरत होता है। मतलब कि अगर आप अपने लिए, तो अभी मान लीजिए जैसे फैशन इंडस्ट्री है, इसने इतना कचरा कर दिया है, बहुत सारे, आप जब रेगिस्तान में जाएंगे तो वो पटे पड़े हैं कपड़ों से, ठीक। तो हम देखते हैं स्मॉल इज ब्यूटीफुल का मतलब यहाँ से ये निकल सकता है कि आप कपड़ों के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हमारे पास कपड़े होते हैं, लेकिन फिर भी हम और कपड़े खरीदे जाते हैं हर फैशन के, नए डिज़ाइन के। तो उनका क्या होता है, ठीक, वो क्या होता है, वो वेस्ट ही तो हो जाता है। इससे कपड़े बनाने के लिए जो हमारे संसाधन है वो अधिदोहन हो रहा है ना उनका। तो इसी तरह से क्या होता है, इस बुक में इसकी वकालत की गई थी। फिर देखिए इसका सतत पोषणीय विकास वाला जो आपका आया था,
यूएन में सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये क्या कह रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट? इसकी तो देखिए परिभाषा ये होती है, सतत पोषणीय विकास आपका क्या होता है कि जब कोई पीढ़ी जो है वो अपने प्रेजेंट की जरूरतों को, सिर्फ जरूरतों को, ठीक, लालच को नहीं, जरूरतों को ख्याल में रखकर संसाधनों का दोहन करे, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए भी बचा कर रखे, तो उसको कहते हैं सतत पोषणीय विकास। अपना ख्याल भी है और आने वाली पीढ़ी का भी है, ठीक। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। फिर देखते देखिए भू संसाधन। भू संसाधन मतलब जो आपका भूमि है, स्थल है, उसका जो है संसाधन की बात की गई है। तो देखिए इसको जो है कैसे बांटा गया है। 43% क्या है आपके मैदान है, 30% क्या है आपका पर्वत है, और बाकी का 27% क्या है आपका पठार है। ये इंडिया के रेफरेंस में जब हम बात कर रहे हैं, ठीक। तो देखिए इसको हमने कैसे बांटा गया है भू उपयोग में, जैसे कुछ हमने वन छोड़ दिए हैं, ठीक। फिर कृषि भूमि, तीसरी जो भूमि कृषि लायक, जो कृषि के लिए अयोग्य है लेकिन उसको यूजफुल है, यूजफुल भूमि आप कह सकते हो। जैसे आपके जो भवन बने हैं, रोड बने हैं, ये सारी भी तो हैं, जैसे चरागाह। फिर है आपकी पड़ती भूमि। पड़ती भूमि क्या होती है आपकी, जो 4-5 साल के लिए ऐसे ही छोड़ते हो, इसको भी आप जो है पड़ती भूमि की श्रेणी में रख सकते हो, पड़ती के अतिरिक्त। इसमें कृषि कर सकते हैं लेकिन हमें जैसे चरागाह देने होते हैं और भी सामुदायिक चीजें देनी होती हैं, शमशान, तो वो इसमें आ जाता है, ठीक। पड़ती भूमि जो आपके 4-5 साल के लिए छोड़ दी गई हो, ठीक। फिर आता है आपका क्या, भूमि निम्नीकरण। एक बार देख लेते हैं कि देखिए वनों का क्षेत्रफल जो वांछित है वो कितना होना चाहिए, 33% होना चाहिए, लेकिन है कितना 21% समथिंग, मतलब 22% ही किसी भी हालत में नहीं पहुंचा है अभी तक आपको वनों का क्षेत्रफल, ठीक। फिर आता है आपका भूमि निम्नीकरण। भूमि निम्नीकरण का क्या मतलब है, जैसे क्यों होती है भूमि निम्न, मृदा अपरदन इसका बड़ा फैक्टर है, भूस्खलन, ठीक, मृदा प्रदूषण, ये क्या है आपका सारा भूमि निम्नीकरण के लिए क्या है, इसमें जो आपकी मिट्टी है वो प्रदूषित होती जाती है और वहाँ कृषि के लायक जमीनी बस्ती, मरुस्थलीकरण, इसका एक एग्जाम्पल आप दे सकते हो। तो क्या है देखिए हमें भूमि का क्या करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए। अब भूमि संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं, कैसे करेंगे आप भूमि संरक्षण, पेड़ वृक्षारोपण करके। देखिए वृक्ष जो है वो बहुत अच्छे होते हैं, वो ना सिर्फ ऑक्सीजन देते हैं, वो मृदा को रोकते हैं, जल प्रदूषण रोकते हैं, बहुत ज्यादा वो हेल्प करते हैं, ठीक। वृक्षारोपण करके। रक्षक मेखलाएं, ये क्या होती हैं, जो रेगिस्तानी एरिया होते हैं ताकि भूमि का और मरुस्थलीकरण ना हो, वहाँ पे आपने देखा हो ग्रेट वॉल जो है बन रही है, ठीक, ग्रेट ग्रीन वॉल। वो क्या है आपकी गुजरात से दिल्ली के अरावली का जो पश्चिम एरिया है उसमें क्या है 5 किलोमीटर की चौड़ाई में पेड़ लगाए जा रहे हैं, उससे जो रेत होगा वो उधर इधर रुक जाएगा और जो मरुस्थलीकरण है जो अब पूरब की तरफ बढ़ रहा था वो रुक जाएगा, उसको बोलते हैं रक्षक मेखलाएं, पेड़ लगाना, ठीक। और जैसे आपकी कंटूर फार्मिंग जैसे एग्जाम्पल आप इसमें ले सकते हो, ठीक। तो ये था आपका टॉपिक संसाधन जो यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू क्लास।